रेडियस। ठीक है, तो अब देखते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो इवन एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। समझते हैं, ठीक है। जैसे आप हमें पता था न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या है ऑर्बिटल, जिसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमें पता है किस में कर रहे हैं, वो वेव में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, वेव में कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास कैसी मोशन होती है, वेव मोशन होती है। ठीक है, पार्टिकल एंड वेव में दोनों होती है। उसके बाद अभी कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हमें नहीं पता, एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी कहता है नेवर जीरो, कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, कहता है एज ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से लार्ज डिस्टेंस पे चाहे हो पर इलेक्ट्रॉन होगा कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी उसकी है। ठीक है, कहता है बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट एन एटम डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री। कहते हैं प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट के ऊपर हमें ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेल डिफाइंड रेडियस नहीं है। जैसे मान लो एक एटम है, एटम में वेल डिफाइंड क्या है, रेडियस नहीं है। क्योंकि देखो इसकी मोशन कैसी ऐसी है। रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी, इसको कहते हैं रेडियस। जैसे यहाँ पे रेडियस सबका बराबर पड़ता है, ठीक है, बट इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की दूरी और न्यूक्लियस की दूरी हमेशा सेम नहीं है। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ बहुत ज्यादा, यहाँ कुछ और, ठीक है, यहाँ कुछ और, मतलब हर जगह जो एटॉमिक रेडियस आ रहा है वो बहुत ही अलग अलग आ रहा है। तो जो एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस है हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। कोवेलेंट रेडियस देखते हैं, कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। कहता है इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई बॉन्डेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है कोवेलेंट रेडियस, कहता है कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब मान लो एक एलिमेंट, कोई एटम है ए और एक एटम है ए, ठीक है। पहले हम लोग फाइंड करेंगे कोवेलेंट रेडियस के लिए फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसा होता है, जिसके अंदर सेम एलिमेंट्स आए। जैसे यहाँ पे H2 है तो H 2 बार है, यहाँ एग्जांपल है O2 है तो O2 2 बार है, ठीक है। मतलब होमो एटॉमिक सेम एलिमेंट होगा, सेम एटम होगा, ठीक है, चाहे Cl2 हो क्लोरीन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ हाइड्रोजन की कंडीशन एक, या फिर आप मान सकते हो कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, होमो एटॉमिक एटम है, ठीक है, दो एटम है, तो एक ए है और एक ए है, इन दोनों को जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद देखा गया कि जो इसके रेडियस है और ये जो डिस्टेंस है, मतलब ए का सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का जो रेडियस है उसको कहते हैं डी ए ए, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस को कहते हैं डी ए ए। अगर हमें एटॉमिक रेडियस निकालना है, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस निकालना है इसका, तो कैसे निकालेंगे, आर ए डी ए ए अपॉन 2, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा किसका, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो एटॉमिक में क्या होगा, H2 जहां सिमिलर था वहां पे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ और होगा। और ऐसा लेते हैं हम लोग यहाँ पे जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम होगी, रिमेन अप्रोक्सीमेटली सेम, जिसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम होगी। जैसे कोई भी दो एटम ले लिए, ठीक है, हेटेरो एटम है, एक ए मान लेते हैं एक बी मान लेते हैं, और दोनों की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, ठीक है। जैसे इन दोनों को जोड़ा है तो ए क्या करेगा, बी के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव हुआ, अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव हुआ तो ए के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ को, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे अगर इसका निकालना हुआ हमारे पास कोवेलेंट रेडियस इस कंडीशन में, तो क्या फॉर्मूला हमारे पास, रेडियस ऑफ ए, जो एटम ए है उसका रेडियस और एटम बी का जो रेडियस है उन दोनों को प्लस कर दो तो हमारे पास इसका रेडियस आ जाता है। किस कंडीशन में, जब हेटेरोटॉमिक एलिमेंट हो और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल हो और दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या हो, अप्रोक्सीमेटली सेम हो, तो उस कंडीशन में हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन हमारे पास ये है तो हेटेरोटॉमिक एलिमेंट एटम, बट क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज डिफरेंट, सेम यही है। यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी रिमेन अप्रोक्सीमेटली सेम, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंट होगी, क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग HCl की एग्जांपल लेते हैं, देखो H की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कुछ और होती है, Cl की कुछ और होती है, ठीक है। तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है, तो इसका अगर हमने रेडियस निकालना है तो उस कंडीशन में लोग फॉर्मूला ये लगाते हैं DAB, ठीक है, दोनों का बीच का रेडियस निकालना है, जैसे AB का रेडियस निकालना है, DAB कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो RA प्लस RB, A का रेडियस एंड B का रेडियस माइनस 0.09 जाई A माइनस जाई B। जाई A क्या है यहाँ पे बच्चों, तो जाई A यहाँ पे है वो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ A है और जाई B जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ B है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू यहाँ पे रखनी है हमने और इसके रेडियस का, जैसे A का रेडियस क्या है, जैसे H का रेडियस क्या है एंड B का रेडियस क्या है, उसकी वैल्यू यहाँ पे रखनी है,
तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्या, एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। किस कंडीशन में ये फॉर्म लगाते हैं, जहां पे हेटेरो एटॉमिक एलिमेंट एटम हो, क्या हो, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, क्या हो, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे ए है और बी है, दोनों अलग अलग एटम है, ठीक है, और दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो भी डिफरेंस है, मतलब ए का कुछ और है और बी का कुछ और है। तो वहां पे उस कंडीशन में हम लोग कौन सा फॉर्म लाएंगे, ये वाला फॉर्म लगा के हम लोग एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करेंगे। रेडियस, वन ड्रॉप ऑफ रेडियस कहां पे बनता है, जहां पे कोई बॉन्ड नहीं होती है, ठीक है, विदाउट एनी बॉन्ड, ये बनेगा मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। आपने सुना है कि मॉलिक्यूल के बीच में भी इंटरेक्शंस होती हैं, तो वो कौन सी इंटरेक्शन होती हैं, वो वन ड्रॉप वॉल होती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वन ड्रॉप वॉल रेडियस। वन ड्रॉप रेडियस की फॉर्मेशन कहां पे होगी, विदाउट एनी बॉन्ड, जहां पे बॉन्ड नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, इट इज वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent atom into nearest neighboring molecule of the substance in the solid state। जैसे मैं कहूं कोई भी दो मॉलिक्यूल है, जैसे हाइड्रोजन है H2, ठीक है, और ये H2 है, ये क्या है, दोनों मॉलिक्यूल है, ये जितना पास आना चाहते थे आ गए, ठीक है। अब इनके बीच की जो दूरी होगी, जो इनके बीच की दूरी होगी, क्या करो आप उसको डी ए मान लो, ठीक है, इनकी जो दूरी है ए तो अपॉन 2 कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वन ड्रॉप वॉल रेडियस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, डू नॉट अप्लाई टू मेटल, जो वन ड्रॉप वॉल रेडियस है वो मेटल के लिए नहीं होती हैं, ये मेटल में नहीं निकालते हम लोग, ठीक है। उसका देखो, अट्रैक्शंस आर वीक देयरफॉर रेडियस इज लार्ज, ठीक है। अब देखो, वन ड्रॉप वॉल रेडियस की बात करें और कोवेलेंट रेडियस की बात करें, जैसे रेडियस बात करें किसकी, रेडियस बात करें अगर हम लोग वन ड्रॉप वॉल की, ठीक है, और रेडियस बात करें हम लोग किसकी, कोवेलेंट की, कोवेलेंट की, तो किसका रेडियस बड़ा होगा। तो हमें एक चीज पता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहां पे शेयरिंग होती है, मतलब कि क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं यहाँ पे, ये नहीं बॉन्ड, ठीक है। और वन ड्रॉप वॉल रेडियस कहां पे बनते हैं, मॉलिक्यूल के बीच में बनते हैं, जो क्या होंगे, थोड़ी दूर दूर होंगे, जितना पास आना चाहेंगे आएंगे, और इनके अंदर कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ऑब्वियस है इनके बीच में अट्रैक्शन कम है, किसके, वन ड्रॉप वॉल रेडियस के बीच में क्या है, यहाँ पे अट्रैक्शन कम है, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है। तो ऑब्वियस है कि इसका जो बॉन्ड होगा वो बड़ा होगा, किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से बड़ा होगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, जो आपका वन ड्रॉप वॉल रेडियस है वो क्या है आपके पास, बड़ा है किसे, कोवेलेंट से, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं, वन ड्रॉप वॉल रेडियस आर ऑलवेज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस। तो मैंने आपको बताया जो वन ड्रॉप वॉल रेडियस होते हैं हमेशा बड़े होते हैं किससे, कोवेलेंट से, ठीक है। उसका अगर बात करें, हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, ए भी मॉलिक्यूल है, ए भी मॉलिक्यूल है। अगर हमसे कहा जाए कि रेडियस बताओ ए के बीच का, तो हम क्या लिखेंगे, ए का डिस्टेंस निकालना है, वन ड्रॉप रेडियस ऑफ ए निकालना है, अगर हमने वन ड्रॉप वॉल रेडियस निकालना है ए का, तो हम क्या करेंगे, डी ए इनके बीच का डिस्टेंस अपॉन 2 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन ड्रॉप रेडियस किसका, ए के बीच का, ठीक है। ऐसे अगर बीबी का निकालना हुआ तो क्या होगा, वन ड्रॉप वॉल रेडियस ऑफ बी, तो क्या होगा, डी बी, ठीक है, अपॉन 2, बी का डिस्टेंस निकाल लो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वन ड्रॉप रेडियस किसका, बीबी के मॉलिक्यूल का रेडियस, ठीक है। देखते हैं मेटालिक रेडियस क्या है। जैसे कोई मेटल है, ठीक है, मेटल की शीट है, इसके अंदर क्या है, एटम्स हैं। अब हमें पता है जो मेटल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है, ठीक है। अभी देखो क्या है, हमने अगर मेटालिक रेडियस निकालना है, तो जैसे दो मेटल के एटम है यहाँ पे, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, जैसे एक एम ये हो गया मेटल, एक एम ये हो गया, इनके बीच का सेंटर से डिस्टेंस जो होगा डी एम एम, ठीक है, डी एम एम, इनका डिस्टेंस जो होगा अपॉन 2 कर दो, तो आपके पास मेटालिक रेडियस आ जाएगा। जस्ट बहुत सिंपल है, ठीक है, दो एटम है कोई, ठीक है, दो एटम क्या मेटल के एटम है, इनके बीच का आप क्या कर दो, ये डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस, इसको कहते हैं हम लोग क्या, डीएमएम अपॉन 2 कर दो, तो आपके पास मेटालिक रेडियस आ जाता है, ठीक है। कहता है इट इज वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई टू एडजेसेंट मेटल एटम इन द मेटालिक क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद नेक्स्ट है, मेटालिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। जो मेटालिक रेडियस होता है वो कोवेलेंट रेडियस से हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखो जो मेटालिक रेडियस है उसमें क्या है, अट्रैक्शन बहुत कम है एज कंपेयर टू कोवेलेंट। कोवेलेंट के अंदर क्या है, अट्रैक्शन ज्यादा है। देखो कोवेलेंट में क्या हो रहा था, ओवरलैप हो रहा था, ठीक है, ओवरलैप। तो ओवरलैप क्या है, में से एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं ये एटम, तो इसका मतलब क्या है, इसके बीच का जो रेडियस है वो कम होगा। इसमें क्या है, साथ साथ है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है इसका रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा एज कंपेयर टू कोवेलेंट रेडियस, एज कंपेयर टू
कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, अगर बच्चों मैं बात करूं, कंपैरिजन करें यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने कहा अभी आपको कि मेटालिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, अगर मैं इससे एग्जांपल डिस्कस करूं तो एक मेटालिक रेडियस मैंने इस तरफ लिया है एंड कोवेलेंट रेडियस मैंने इस तरफ लिया है। एलिमेंट है पोटेशियम एंड सोडियम। ठीक है, तो पोटेशियम का एलिमेंट हमारे पास 231 है यहाँ पे, और यहाँ पे 203 है। मतलब किसका रेडियस ज्यादा है? मेटालिक का रेडियस ज्यादा 231 है, कोवेलेंट का 203 है, तो इसका रेडियस 231 ज्यादा है एज कम्पेयर 203। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि मेटालिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास सोडियम। क्या है? सोडियम। तो सोडियम का भी अगर मेटालिक रेडियस कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है 186। अगर इसके बाद कितना आता है हमारे पास? 154। तो 186 ज्यादा है, तो वही बात आ रही कि मेटालिक रेडियस जो है वो हमेशा ज्यादा होता है किससे? कोवेलेंट रेडियस से। ठीक है, अगर आपको मैं दे दूं रेडियस ऑफ कोवेलेंट, रेडियस ऑफ मेटालिक और रेडियस ऑफ वन डेर वाल, ठीक है, तो इसको अरेंज करूं तो सबसे ज्यादा किसका रेडियस होगा? ऑब्वियस है वन डेर वाल का रेडियस सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इनके बीच का जो इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल के बीच बहुत ही कम होता है। ठीक है, दूर दूर होते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है, तो इसका रेडियस क्या होगा? ऑब्वियस है ज्यादा होगा। उसके बाद मेटालिक का, ठीक है, क्योंकि मेटल का रेडियस क्या है? मेटल क्या है देखो साथ साथ में दिखाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद कोवेलेंट का होता है। ठीक है, कोवेलेंट का सबसे कम होता है क्योंकि इसके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होती है। एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि वेरिएशंस क्या आती हैं एटॉमिक रेडियस की जब हम अलोंग अप पीरियड जाते हैं या फिर हम डाउन दी ग्रुप आते हैं। ठीक है, दो कंडीशन होती है पीरियोडिक टेबल में, या तो हम अलोंग दी पीरियड जाएं या फिर डाउन दी ग्रुप आए। चलो देखते हैं वन बाय वन। पहला मैं लेता हूं आपके पास अलोंग अप पीरियड। अगर मैं अलोंग द पीरियड लेता हूं, अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, मतलब लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, मतलब किधर? लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, तो पीरियोडिक टेबल पे क्या फर्क पड़ता है? देखते हैं एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ता है। देखो अगर मैं जा रहा हूं लेफ्ट से राइट, तो आप एक चीज को ध्यान से देख पा रहे हो, मैंने इसकी क्या की है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। लिथियम की 2 1, बेरिलियम की 2 2, बोरॉन की 2 3, कार्बन की 2 4, नाइट्रोजन 2 5। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट करूं न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो आपके पास कितने हैं? 3, यहाँ पे कितने हैं? 4, यहाँ कितने आपके पास? 5, यहाँ 6, यहाँ 7 8 9। अगर आप इसके अंदर देखो तो क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चों? कि कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है ना, ये 2 2 4 प्रोटॉन, यहाँ 5, यहाँ 6 7। जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को और फोर्स से खींचता है, जिसकी वजह से क्या है? एटॉमिक रेडियस में क्या आ जाता है? गिरावट आ जाती है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जब हम लॉन्ग की पीरियड जाते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज। अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करूं तो वो भी क्या होता है आपके पास? डिक्रीज। इसका अलग मतलब होता है डिक्रीज। ठीक है, तो और एटॉमिक रेडियस भी क्या होता है आपके पास? एटॉमिक रेडियस भी क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसका डिक्रीज होने का रीजन क्या है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन बढ़ रही है और साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डाउन दी ग्रुप। अगर हम डाउन दी ग्रुप आते हैं, टॉप से बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे, टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे आते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। जैसा मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम, हाइड्रोजन फैमिली है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक शेल होता है। लिथियम में कितने शेल हो गया आपके पास? 2। सोडियम में कितने शेल हो गया आपके पास? 3। ठीक है बच्चों, इसी तरह पोटासियम में कितने हो गया आपके पास? बढ़ते चले जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ शेल्स आपके क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं यहाँ पे आपके? इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है आपके पास? इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाएगा एटॉमिक रेडियस क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। आप देख रहे हो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट की, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये एटॉमिक रेडियस क्या है? यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता जा रहा है? आपका बढ़ता जा रहा है। चलो कुछ एक्सेप्शंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला लेते हैं पीरियड 1 का। क्या लेते हैं हम लोग? पीरियड 1 का लेता हूं। पहला क्या था? हाइड्रोजन, उसके बाद क्या था? हीलियम। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस में क्या आना चाहिए? एटॉमिक रेडियस में क्या होगा? इंक्रीज। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जो हीलियम का एटॉमिक रेडियस है वो ग्रेटर देन है हाइड्रोजन से। क्यों बच्चों? हीलियम क्या आपके पास? एक नोबल गैस है। क्या है? नोबल गैस।
और नोबल गैस में क्या होता है, वंडर वॉल फोर्स रेडियाई होता है। क्या होता है, वंडर वॉल, ठीक है। वंडर वॉल फोर्स होता है इसके बीच में, जिसका बहुत कम वीक फोर्स होता है। वंडर वॉल फोर्स मतलब बहुत वीक फोर्स, इसके क्या होता है, वंडर वॉल रेडियाई होती हैं, जिसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, हीलियम है। उसके बाद अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं, पीरियड सेकंड की बात करूं, तो सेम ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अगर इसको अरेंज करें हम लोग अटॉमिक रेडियाई में, ठीक है, तो सबसे ज्यादा अटॉमिक रेडियस किसका होगा, वैसे अगर आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लिथियम से बड़ा बेरिलियम, सॉरी, पहले लिथियम का बड़ा होगा, फिर बेरिलियम का, फिर बोरोन का, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का, फिर नियॉन का। होना ऐसे चाहिए, क्यों, क्योंकि जब हम लोग इधर जा रहे हैं तो अटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, अटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब इधर उधर डिक्रीज हो, सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस लिथियम का, उसके बाद बेरिलियम का, उसके बाद बोरॉन का, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, ठीक है। बट बच्चों यहां पे एक एक्सेप्शन है, क्या, नियॉन क्या है यहां पे आपके पास, नोबल गैस, नोबल गैस, ठीक है। और इसका जो इसके अंदर जो फोर्स होती कौन सी होती है, वंडर वॉल, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या आ गया, सबसे पहले आएगा, क्योंकि इसका रेडियस सबसे बड़ा होगा। तो देखो इसका क्या बनेगा, न्यून, उसके बाद लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, ठीक है। तो सेम प्रॉब्लम क्या है, पीरियड 3 में है, ठीक है। अगर वैसे अगर जिस इसके इस कंसेप्ट से चले हम लोग, ठीक है, हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आएगा सोडियम का, उसके बाद मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, फॉस्फोरस का, उसके बाद सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। तो होना ये चाहिए इसके अकॉर्डिंग, बट आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या है, ये आप क्या कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, एक्सपेक्टेड है आपका, बट ये नहीं है, ठीक है। क्या होगा आपका, पहले Ar, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन। क्यों बच्चे, क्या रीजन है, क्योंकि जो Ar है ये क्या आपके पास, नोबल गैस, क्या है, नोबल गैस। इसके अंदर रिएक्शंस क्या होती हैं, बहुत ही कम होती हैं, इसका रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा। हम डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक के केस में, ठीक है। तो 3D सीरीज मैंने यहाँ पे बना रखी है, 21 से लेकर 30 एलिमेंट तक मैंने लिखे हैं यहाँ पे, जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें, इसमें एटॉमिक रेडियस का क्या फर्क, कैसे फर्क पड़ता है, तो चलो देखिए। अब हमें वैसे जनरली हमने क्या पढ़ा है, जब अलोंग दी पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। ऐसे हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, अगर अलोंग दी पीरियड जा रहे हैं तो अब क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। बट यहां पे ऐसा नहीं होता है। देखो यहां पे क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, तो यहां पे जो स्कैंडियम से वैनेडियम तक है, ठीक है, जैसे 21 से लेकर 23 तक जो है, वो जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस जो होगा वो आपका डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, क्यों होगा, रीजन क्या है यहाँ पे, क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं, क्रोमियम से लेकर, ठीक है, 24 से लेकर 27 तक जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज नहीं होता है। क्या इंक्रीज होता है, 24 से लेकर 27 तक जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसमें ज्यादा इंक्रीजमेंट नहीं होती है। उसके बाद अगर मैं कहूं 28 से 30 तक, तब जो एटॉमिक रेडियस है आपका, जो एटॉमिक रेडियस है आपका वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज होता है, सॉरी क्या होता है, इंक्रीज होता है। होना क्या चाहिए, ठीक है, वैसे क्या होना चाहिए, 21 से लेकर 30 तक जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होना चाहिए आपका, डिक्रीज होना चाहिए। देखो पहले 21 से 20 तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है। इसका रीजन क्या है, न्यूक्लियर चार्ज आपका यहां पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 24 से 27 तक जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद 28 से 30 तक जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस मतलब बढ़ रहा है। तो रीजन देखते हैं इसका, वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल में। अगर 3D की हम स्ट्रक्चर भरें, ठीक है, डी में कितने 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके लिए भरूं तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन,
इसके लिए बनूँ तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 3D के लिए यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर मैं 21 से 23 की बात करूं तो हर एक शेल में क्या आ रहे हैं, एक न्यूक्लियर आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या आ रहा है आपका, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन कब होती है, जब एक सब शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हो सभी में क्या आ रहे हैं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें रिपल्शन का कोई केस नहीं है। तो यहां पे क्या है, जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, वो ग्रेटर देन है किससे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से। समझ में आया। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से जो न्यूक्लियर चार्ज आपका यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस है आपका वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम से अगर हम लोग 24 से 27 तक आए, ठीक है, तो 26 तक, वैसे 27 भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पे आए तो अगर इसके हम फिल करें तो देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर मैं 6 के लिए फिल करूं तो क्या होगा, सभी में पहले एक इलेक्ट्रॉन सभी में भरेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इनके बीच में क्या होगा, आपका रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल कर देंगे, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। अब देखो एक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन आगे, इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये इसको धक्का इधर को मारेगा, ये इसको इधर को मारेगा, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। मतलब जब आप इधर से इधर जा रहे हो, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो तो आपका बढ़ रहा है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है। समझ में आया। जो न्यूक्लियर चार्ज है यहाँ पे बढ़ तो रहा है, एटॉमिक साइज घट भी तो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या है, उस चीज को बैलेंस कर दे रहा है, जिससे उसका एटॉमिक साइज उतना बढ़ नहीं पाता है, ठीक है। वो क्या रह जाता है, कांस्टेंट रह जाता है। अगर उसके बाद में निकल और यहां से 28 30 तक के बीच की बात करूं, अगर इसके हम शेल फिल करें, ऑर्बिटल में फिल करें, इसके इलेक्ट्रॉन डालें, तो चलो देखते हैं, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए 8, ठीक है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ही ज्यादा है, मतलब जो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज है उससे जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो यहाँ पे इंक्रीज होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आया आपको, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं बात कर रहा हूँ 3D सीरीज की, डी ब्लॉक एलिमेंट की, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा 21 से अगर हम 30 तक जाते हैं तो वैसे होना क्या चाहिए, एटॉमिक रेडियस में क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक। बट ऐसा नहीं होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसा नहीं होता है। 21 से अगर हम लोग 23 तक जाते हैं तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर इसके हम ऑर्बिटल्स फिल करें तो सभी में एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक। देखो अगर 1 के लिए तो 1 है, 2 के लिए 3 के लिए 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है, तो एटॉमिक रेडियस आपका कम हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, 24 से लेकर 26 या 7 तक डिस्कस करें, तो अगर मैं 26 का एग्जाम्पल लूँ तो हर एक में एक एक ऑर्बिटल पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद स्टार्ट यहाँ से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आगे, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो गया, रिपल्शन, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये एक में ही आगे रिपल्शन हो गया, जिससे इलेक्ट्रॉन दूर भागी और एटॉमिक रेडियस क्या हो गया आपका, बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज क्या इलेक्ट्रॉन को कम करेगा। तो यहाँ पे दोनों चीज हो रही हैं, तो दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काउंटर करंट मतलब बैलेंस कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एटॉमिक रेडियस रह जाता है वो क्या रह जाता है, कांस्टेंट रह जाता है। अगर मैं यहाँ पे 28 से 30 के बीच की बात करूं तो आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है। अगर 3D 8 की भरूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आगे इसके अंदर, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन आगे, एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगी, रिपल्शन बहुत ही ज्यादा होगी। न्यूक्लियर चार्ज इतना नहीं बढ़ रहा जितना रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन क्या करेगा, एटॉमिक साइज को बड़ा कर देगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक कंसेप्ट देख लो शील्डिंग इफेक्ट का, शील्डिंग इफेक्ट। देखो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे ये क्या एक ऑर्बिटल्स मैंने बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस है, जिसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसके राउंड में इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, इसके इधर भी इलेक्ट्रॉन है। अभी देखो क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, किस फोर्स से खींचेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींचेगा, ठीक है। क्योंकि चार्ज के बीच में कौन सी फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। तो ये क्या कर रहा है न्यूक्लियस, इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, जितने इस इलेक्ट्रॉन में कॉन्टैक्ट में सबको खींचेगा और इसको भी खींचेगा। बट जब इसको वो खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन रास्ते में आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, मतलब दूर को फेंकेगा। समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दूर फेंकेगा, इसको न्यूक्लियस की तरफ आने नहीं देगा, रास्ते में बैरियर बनकर खड़ा हो जाएगा, ठीक है, रुकावट पैदा करेगा। इसको कहते हैं शील्ड कर देना, कवर कर देना। मतलब ये क्या करेगा, न्यूक्लियस को, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बचाएगा कि उसकी तरफ खींच ना पाए। तो इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है बहुत ही कम है, ठीक है। मतलब क्या है, इसका शील्ड कहते हैं, शील्ड ढक देना, तो ये इलेक्ट्रॉन उतना अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग शील्डिंग इफेक्ट। अगर मैं बात करूं SPDF, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसका होगा, जो न्यूक्लियस के नजदीक होगा। तो सबसे पहले कौन आता है, S, उसके बाद P, उसके बाद D, उसके बाद F। मतलब F का क्या है, बहुत ही ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। जो F का होगा वो बहुत ही ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा F का, F शेल का। देखो रीजन क्या है, जो S की बात करें, S स्फेरिकल होता है, स्फेयर शेप होती है इसकी। तो क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, एकदम सिस्टम में अरेंज हैं, तो उसमें बहुत ही सही से न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अगर P की बात करें तो P में डंबल शेप होता है, इलेक्ट्रॉन अब क्या है, बिखरे हुए हैं। अगर D में बात करें डबल डंबल होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन और ही ज्यादा बिखरे हैं। अगर F की बात करें तो F में बहुत ही ज्यादा बिखरे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन पूरे बिखरे हुए हैं। तो इसी यही रीजन है कि जो F का है वो बहुत ही ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उतनी फोर्स, उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, उसको क्या कहता है, न्यूक्लियस खींच लेता है। जैसे मान लो ये F शेल है, क्या है, F शेल, ये वाला मान लो F है। अब इसके बाहर का इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो ये हमने पढ़ा है कि इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, ये ज्यादा यहाँ पे शील्ड नहीं कर पाएगा, इसको ढक नहीं पाएगा, है। तो ये क्या होगा, इसको क्या करेगा, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच लेगा। समझ में आ रहा है? ये जो F है ये शील्ड नहीं कर पाएगा, कवर नहीं कर पाएगा। जब इसको कवर ही नहीं कर पा रहा है तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही जोर से खींच लेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई का, ठीक है, जब हम लोग डाउन दी ग्रुप पाते हैं, तो मैंने बनाया था यहाँ पे 3D सीरीज, 4D एंड 5D, ठीक है। अभी देखते हैं जब हम लोग ऊपर से नीचे आए, जैसे SCY लेंथोनाइड, तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होना चाहिए, जब डाउन द ग्रुप आते हैं वो क्या होना चाहिए, आपका इंक्रीज होना चाहिए। एटॉमिक रेडियस जब डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो क्या होना चाहिए, आपका इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे हो रहा है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे SC का, उसके बाद Y, उसके बाद लेंथोनाइड का, ये आपकी सीक्वेंस है, ठीक है। मतलब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें, जैसे TI पहले आना चाहिए, उसके बाद Z आना चाहिए, उसके बाद HF आना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, जो Z आ रहा है वो करीब करीब जो बराबर है HF के बराबर आ रहा है, ठीक है। ऐसे इसके अंदर भी हो रहा है, B एंड B करीब करीब बराबर TA की आ रहा है, ठीक है। देखो इसके पीछे रीजन क्या रहा, जो Z आ रहा है वो HF के बराबर क्यों आ रहा है, ठीक है। इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है, देखो कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 57 से लेके 72 के है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 58 से लेके 71 के एलिमेंट यहां से मिसिंग है। यहां पे देखो 57 लेंथोनाइड, उसके बाद आपका 72 स्टार्ट हो जाता है HF। मतलब यहां का जो कुछ एलिमेंट है वो यहां का मिसिंग है, वो किस में चले जाते हैं, वो F ब्लॉक एलिमेंट है। कौन से, F ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, F ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि जो F ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। इसको काट के मैं लिख रहा हूं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। मतलब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं आपको, जो 58 से 71 के एलिमेंट हैं वो लेंथोनाइड में चले जाते हैं, लेंथोनाइड सीरीज में चले जाते हैं, ठीक है, जो कि F ब्लॉक के एलिमेंट है। F ब्लॉक में होता क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ये क्या होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके इलेक्ट्रॉन, इसके सब शेल है, ये मान लो F सब शेल है, ठीक है। अब इसके बाहर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो जो F वाला है इसको शील्ड नहीं कर पाता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करता है, खींच लेता है अपनी तरफ को। क्यों, क्योंकि ये जो F ब्लॉक का मैंने क्या बताया, पूरा शील्डिंग इफेक्ट है, तो ये इसको रोक नहीं पाता है, इलेक्ट्रॉन सीधा न्यूक्लियस के करीब आने लग जाता है। तो मतलब क्या है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है।
सॉरी, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो मतलब क्या है, नीचे जब आते हो आप, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहां तक, ठीक है। उसके बाद इसका इंक्रीज, उसके बाद इसका इंक्रीज नहीं हो पाता है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसकी ये क्या है, इसकी जो एफ ब्लॉक में आते हैं, एफ ब्लॉक में क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो यही रीजन है कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। वो तो करीब करीब फिर जे आर के बराबर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही सेम की इसके अंदर भी है, सेम लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या फिर पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है, किसका, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग आयोनिक रेडियाई, क्या है, आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। सिंपली मैं आप एग्जांपल लेता हूं आपको, एम है, यहां पे क्या बन गया आपके पास, ये क्या है, कटायन, ठीक है। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। एक एग्जांपल लेता हूं, एम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यहां पे क्या बन रहा है आपके पास, एम नेगेटिव, ठीक है। अगर देखो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मान लो आपके पास शेल था, ठीक है, इसके अंदर मान लो आपके पास, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 4। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचेगा। समझ में आ रहा है, मतलब क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें क्या होता है, सेम, मान लो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाहर से इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, डाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन आ गया। पहले 4 थे, अब 5 हो गए, तो मतलब जो न्यूक्लियस की पकड़ है, पहले 4 में ज्यादा थी, 5 में क्या होगी, उसकी एनर्जी बढ़ गई है, 5 को पकड़ना पड़ रहा है ना, तो उसकी एनर्जी बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियस होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो जो न्यूक्लियस की पकड़ है वो 4 पे आ जाएगी, पहले 5 पे थी, वो चला गया, अब 4 पे आ गई, मतलब इसकी पकड़ ज्यादा मजबूत होगी, इसकी रेडियस क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो सबसे छोटी रेडियस इन दोनों में अगर मैं बोलूं किसकी होगी, तो आपकी रेडियस कितनी छोटी होगी, कटायन की रेडियस क्या होगा, छोटा होगा, सबसे बड़ा किसका होगा, अनायन का होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, तो उसकी पकड़ फैल रही है। सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा, अनायन का, उसके बाद एटम का, उसके बाद कटायन का सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस